हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइनेंस नो हाउ में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ITR-1 है उसको कैसे फाइल करते हैं। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। बट ITR फाइल करने से पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए और कौन कौन एलिजिबल है ITR-1 को फाइल करने के लिए, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। ये जो ITR भरेंगे वो है असेसमेंट ईयर 2021 और फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया 1920, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 को। इसका जो असेसमेंट ईयर होता है वो होता है 2021 इसलिए होता है क्योंकि उसी के अंदर असेसमेंट होता है 1920 के फाइनेंशियल ईयर का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपकी कुछ थोड़ी मदद हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे मैं और भी जो रिटर्न्स हैं उनको डिस्कस करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एलिजिबल कौन होता है, हु इज़ एलिजिबल टू फाइल ITR-1। एक तो अगर आप सैलरीड पर्सन हो, ठीक है, या पेंशन आती है आपको, और सबसे पहले रेजिडेंट होने चाहिए। रेजिडेंट ही ITR-1 भर सकते हैं। दूसरा, जो आपकी इनकम का सोर्स है वो हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा है। हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने एक हाउस प्रॉपर्टी लेके रखी है, तो अगर आपके पास मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टीज़ है तो उस केस में आपको ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। थर्ड, आपको अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ठीक है, तो आप ये तीनों सोर्सों से अगर आपकी इनकम है तो आप ITR-1 भर सकते हो। और जो आपकी इनकम का अमाउंट है वो 50 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप ITR-1 भर सकते हो। HUF ITR-1 नहीं भर सकता, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। इन तीन इनकम के अलावा कोई भी इंडिविजुअल हो जिसकी इनकम किसी और चीज़ से हो तो वो ITR-1 नहीं भर सकता, ठीक है। अब बात करें हमारे पास होना क्या क्या चाहिए ITR-1 भरने के लिए। सबसे पहले हमारे पास हमारा पैन नंबर होना चाहिए। उसके बाद फॉर्म 16 आपको कहाँ से मिलेगा, आपके एम्प्लॉयर से। जिस भी एम्प्लॉयर ने आपका TDS काटा है, आप अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 ले सकते हो, ठीक है। फॉर्म 16 बहुत ही मैंडेटरी है, तो आप फॉर्म 16 कलेक्ट करिए अपने एम्प्लॉयर से। थर्ड चीज़, आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आपने अगर आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो उसकी एनरोलमेंट ID होनी चाहिए, ठीक है। और हल्फ इतनी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास भरने के लिए। उसके बाद जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो लिंक होना चाहिए। अगर वो लिंक नहीं है तो आप नेट बैंकिंग से भी वेरीफाई कर सकते हो। अभी हमें रिटर्न कैसे भरना है, देखो, आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाना है। इनकम टैक्स की साइट का नाम है इनकम टैक्स इंडिया E-फाइलिंग, ठीक है। वहाँ पे लॉगिन देखेगा, लॉगिन के अंदर आप पासवर्ड ID डाल के लॉगिन कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करें तो आप रजिस्टर भी कर सकते हो। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो वहाँ पे OTP आ जाएगा, ईमेल से वेरीफाई कर दोगे तो आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगा। वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जो आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो उसी तरह का एक प्रोसेस है। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। उसके बाद अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिख रहा है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये लोड हो रहा है। फिर यहाँ पे हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो असेसमेंट ईयर हम कौन सा भर रहे हैं, 2021, ठीक है। फिर ITR नंबर फॉर्म कौन सा है, हम ITR-1 भरना चाहते हैं। फाइलिंग टाइप क्या है, ओरिजिनल भर रहे हैं हम, ठीक है। और सबमिशन मोड क्या है, एक तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन कर लो, या आप उसकी जावा फाइल है उसको डाउनलोड कर लो, उसमें डिटेल डाल लो, फिर XML अपलोड करना था। तो यहाँ पे ITR-1 में हमेशा हम सबमिट ऑनलाइन करते हैं, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ कर दिया। फिर यहाँ हमने बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लिया। अगर आप फर्स्ट टाइम भी नहीं भर रहे, सेकेंड टाइम भर रहे हो, तो बैंक अकाउंट नंबर नहीं शो करेगा, आपको बैंक डिटेल अलग से भरनी पड़ेगी। बट यहाँ पे इनका जो रिटर्न है दूसरी तीसरी चौथी बार भर रहा है तो उस केस में बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक आ जाता है। वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि इसके अंदर आप रिफंड इनिशिएट करो, ठीक है। फिर कंटिन्यू कर देंगे। वहाँ हिंदी फॉर्मेट है तो हिंदी फॉर्मेट में नहीं चाहिए, अपने को इंग्लिश फॉर्मेट में चाहिए। कंटिन्यू कर देते हैं, तो हमने कंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे डिटेल्स आती है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस है जो आप पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट में हमारी बेसिक डिटेल्स आती है, जिसमें नेम वगैरह सब दे रखा होगा। कुछ चीज़ अपडेटेड नहीं है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, तो आप अपना एड्रेस वगैरह सब अपडेट कर सकते हो। आधार कार्ड अपडेट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे ये सेक्शन आ गया। फिर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो भी हो, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, पेंशनर हो, अदर्स हो, कुछ भी हो, तो मैं अदर्स डाल देता हूँ। प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड हो तो मैं अदर्स से कर दूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कैसा फाइल कर रहे हो, ओरिजिनल कर रहे हो, बिलेटेड कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो वो सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे बिफोर ड्यू डेट वाला कर रहा हूँ, ठीक है, ओरिजिनल डन। फिर यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कुछ कंडीशंस है, उसमें क्या है कि
कुछ कंडीशंस है, उसमें ये है कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरे 1 साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा भरा है तो यहाँ पे यस कर देना है। और अगर आपने कोई फ़ॉरेन ट्रैवल किया है जिसके अंदर आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा किया है अपने बैंक अकाउंट से, तब भी आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आपने कोई डिपॉजिट किया अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ और मोर इन द करंट अकाउंट में अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट किए हैं तब भी आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप नो कर सकते हो। 3 चीज़ों को याद रखना है, करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट किए, या आपने कोई एक्सपेंडिचर किया फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा, या आपने कोई एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख इलेक्ट्रिसिटी बिल का पूरा 1 लाख रुपए से ज़्यादा बिल आया तो उस केस में आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। तो मैं इन तीनों कंडीशन से बाहर हूँ तो नो कर दिया मैंने। फिर यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। आप सेव ड्राफ्ट करते रहिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछता है सैलरी। अब सैलरी की डिटेल कैसे डालनी है, आपको जो फॉर्म 16 आएगा उसके अंदर जितनी भी डिटेल्स दे रखी है वो दे रखनी है, तो यहाँ पे आप सैलरी डाल देंगे, ठीक है। फिर नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट ऑफ दस जो भी आपका डिडक्शन लेना चाहते हो, अगर यहाँ पे HRA होता है हाउस रेंट अलाउंसेस, उस फॉर्म 16 में अवेलेबल होता है। अगर आपका HRA नहीं लिखा हुआ तो अलग सॉफ्टवेयर आता है HRA का फॉर्मूला है, वहाँ से आप HRA कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपका HRA हाउस रेंट अलाउंस 1 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपने किसी को रेंट का खर्चा आपने 1 लाख से ज़्यादा है तो आपके वो जिसको आपने रेंट दिया लाख रुपए से ऊपर उसका पैन कार्ड होना ज़रूरी है आपके पास, अदरवाइज़ आपको नोटिस आ सकता है, ठीक है। तो आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा HRA का अलाउंसेस लोगे तो आपको जिसको रेंट पे किया उसका पैन कार्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सैलरी की डिटेल डाल देंगे, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और इसी के साथ आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डाल सकते हो यहाँ पे, अगर आपकी कोई अदर इनकम है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट या एक्स्ट्रा इन चीज़ों से अलग आपकी कोई इनकम है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखा सकते हो, उसका नेचर दिखा सकते हो, अमाउंट दिखा सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट, जितनी भी सैलरी आप दिखाओगे उसमें आपको 50,000 का एडॉक डिडक्शन मिलेगा। सपोज़ आपकी सैलरी 2.5 लाख रुपये है या 5 लाख रुपये है, तो उसमें आपकी अभी इनकम कितनी होगी, 4,50,000, उसके ऊपर आपको 2.5 लाख का अलग से डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ आपको टोटल डिडक्शन कितना मिल रहा है, 2 लाख रुपये का, 3 लाख रुपये का, ठीक है। एक तो बेसिक एजम्पशन होती है 250 की, उस रेंज से तो बाहर ही आ गए। फिर हमारी इनकम कितनी बची, 2.5 लाख, उसमें 50,000 अगर आप सैलरी से हो तो 50,000 और डिडक्शन मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। फिर आप नीचे डिटेल डाल सकते हो, अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस का खर्चा वगैरह डाल के रखा है, ETC की जितने भी डिडक्शन है, कंट्रीब्यूशन किया है कोई पॉलिटिकल पार्टी में या अगर आपने कोई मेडिकल क्लेम खर्चा किया है, वो सब आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। उसकी लिमिट्स है, वो चीज़ें आप यहाँ पे जैसे ही फिल करोगे आपके ऊपर यहाँ पे लिमिट्स दर्शाई हुई है। जो 80cc का डिडक्शन होता है, अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस, सबका टोटल मिला के अमाउंट आपको डिडक्शन 1,50,000 ही मिलेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट ने अलाउ किया था 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 जुलाई में भी अगर आपने PPF में जमा किया है पैसा तो उस केस में भी डिडक्शन मिल जाएगा। बट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आपने इस पीरियड में पैसा जमा किया तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, ठीक है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की डिटेल भी डाल दी, सैलरी की डिटेल डाल दी, ठीक है। तो दो इनकम आ गई यहाँ पे। उसके बाद हमें डालनी है कंप्यूटेशंस, नेट सैलरी, और यहाँ पे आ गई इनकम। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमें कहाँ डालनी है ये पूछ रहे हैं कुछ लोग। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अभी यहाँ पे नहीं आएगी, अभी यहाँ पे सैलरी इनकम आ गई। उसके बाद आपकी सैलरी के बाद ये आ गया हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। टैक्स पेड ऑन द लोकल अथॉरिटीज़, हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गई। अगर आपके यहाँ पे आपको उसका एड्रेस वगैरह सब देना पड़ेगा, ठीक है, आपके टेनेंट वीनेंट का सब, अगर आपका कुछ इस 50,000 से ऊपर अगर रेंट है तो उस केस में, ठीक है। तो तीनों इनकम यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आपने कोई TDS वगैरह पे किया है तो वो चीज़ें यहाँ पे लुक आएगी, यहाँ पे दिखेगी। अगर आपने कोई TDS पे किया है तो इन्होंने टोटल 67,175 का TDS पे किया है तो वो आ जाएगा। उसके बाद तो इसको सिलेक्ट कर लेना है तो आपको इसका रिफ़ंड मिल जाएगा, ठीक है। तो रिफ़ंड लेने के लिए आपको यहाँ पे रिफ़ंड आ गया, क्योंकि इनकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं आ रही, तो इनको टोटल 67,175 का रिफ़ंड आ जाएगा अगर ये सैलरी में दिखाते हैं तो। बट उनका जो TDS कटा है वो 92 में कटा है, ठीक है। तो उस केस में
सैलरी के अंदर आपको जितना भी आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी वो कट जाएगी। उसके बाद अगर कुछ अमाउंट बचा तो वो रिफंड में आ जाएगा, और उसके लिए बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ दे देनी है। और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको सेल्फ, यहाँ पे आपको प्लेस में डाल देना है जहाँ पे आप अभी एग्जिस्ट कर रहे हो वहाँ पे, या अपना खुद का एड्रेस वाला प्लेस डाल दोगे। यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लोगे आप, ठीक है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पूछता है कि अगर आप एलिजिबल हो किसके लिए, ये जो हमने डिडक्शन ली है एटीसी के अंदर, या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, या कंट्रीब्यूशन ऑफ द पेंशन स्कीम, ये डिडक्शन का जो भी डिडक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल है, डोनेशन दिया एटीजी में, रेंट पेड किया, तो वो डिटेल यहाँ डाल देंगे, ठीक है। और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट पूछे तो वो नेक्स्ट रिटर्न भरने के बाद आता है आपको नोटिस। यहाँ पे अगर आपको एटीडी में कुछ आपने एक मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है तो मैं बता दूँ, आप यहाँ पे यस कर सकते हो और 5000 का डिडक्शन ले सकते हो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंदर, ठीक है। तो ये जनरली 5000 का डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी यस कर सकते हो अगर आपके पेरेंट्स हैं उनके ऊपर आपने कोई खर्चा किया है तो। मैं यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं ले रहा क्योंकि मैंने कोई खर्चा किया नहीं, तो मैं यहाँ पे नॉट क्लेमिंग फॉर कर रहा हूँ। आप 5000 का डिडक्शन ले सकते हो, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट में आपके इसमें एक डिटेल आ जाएगी जिसमें आपको डोनेशन की डिटेल देनी पड़ेगी 100% डिडक्शन के लिए विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, या डोनेशन एंटाइटल फॉर 50%, कुछ 50% की डिडक्शन मिलते हैं, तो वो सब डिटेल डाल देनी पड़ती है। जनरली इंडिविजुअल इतने डिडक्शन ले नहीं सकता, जनरली वो एटीसी के अंदर लेता है 1,50,000 अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम ले रखा है तो उस केस में, ठीक है। तो ये सब हम डिडक्शन ले लेंगे, उसकी डिटेल डाल देंगे। एटीजी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एटीजी सिर्फ डोनेशन के लिए है। और शेड्यूल एटीजीजीए भी ये हमारा रिलेवेंट क्लॉज अंडर द डिडक्शन क्लेम्ड, सो ये भी डोनेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे आप सेव ड्राफ्ट कर दोगे, फिर आपको प्रीव्यू एंड सबमिट कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू एंड सबमिट कर देंगे, अगर कुछ एरर हुए तो इसी तरह से रेड आ जाएगा, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, कोई तकलीफ़ नहीं है इसके अंदर। फिर आप प्रीव्यू और सबमिट कर सकते हो, और जो भी है करेक्शंस उनको सॉल्व करके आप, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो जब भी आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे करेंगे तो ऐसी विंडो आएगी, ठीक है। उसमें आप एक बार फिर से चेक कर सकते हो जो आपने डिटेल भरी, ठीक है। तो यहाँ मैंने सारी डिटेल चेक कर ली, ठीक है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो वो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ, तो मैं दूसरी बार सबमिट नहीं करना। हम बताते हैं आपको वेरीफाई कैसे करते हैं। वापस आप डैशबोर्ड पे आ जाना, फिर आप व्यू फॉर्म्स एंड रिटर्न्स कर देना। व्यू रिटर्न्स एंड फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है इनकम टैक्स रिटर्न, सबमिट कर देना। तब जाके अगर आपने जो रिटर्न भरा है, देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ई वेरीफाई कर चुका हूँ, बट अभी क्या करता हूँ कि मैं इस रिटर्न को ओपन करता हूँ और मेरे को ई वेरीफाई करना है। ई वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर देखो, ऊपर एक ग्रीन कलर की विंडो आ रही है, इस पर क्लिक करना है। तो हमारा जो भी फॉर्म ई वेरीफाई होने के लिए पेंडिंग है वो आ जाएगा। ई वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, और आपका अगर आधार कार्ड लिंक है तो उससे आपको वेरीफाई कर देना है। वहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, तीनों में आप सेलेक्ट कर लेना। बहुत ही ईजी प्रोसेस है वेरिफिकेशन का। तो इस तरीके से आप अपना ITR 1 भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको अभी भी ITR 1 भरने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह की इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक्स।